हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं साम्य विश्लेषण या इक्विलिब्रियम एनालिसिस कि साम्य क्या होता है, कितनी तरह का होता है, तो इस तरह से क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बात करें। तो साम्य विश्लेषण में आज हम पढ़ेंगे कि साम्य या संतुलन का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और साम्य या संतुलन जो है वो कितने प्रकार का होता है। जिसमें हमने दो लिए हैं, एक आंशिक या विशिष्ट साम्य या पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और एक सामान्य साम्य या जनरल इक्विलिब्रियम होता है। और साम्य का महत्व क्या है, संतुलन का महत्व क्या होता है अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले हम लेते हैं साम्य का अर्थ या मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कि साम्य का संतुलन का अर्थ क्या है। साम्य का अर्थ जो होता है वो संतुलन से होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आर्थिक शक्तियां विरोधी दशाओं में कार्य करते हुए भी एक दूसरे को समान रूप से संतुलित करती हैं तो उस स्थिति को साम्य की स्थिति कहते हैं। साम्य की दशा विश्राम की स्थिति होती है किंतु इसे निष्क्रियता की स्थिति नहीं माना जा सकता। मतलब संतुलन का मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, उस समय स्थिरता आ गई है, उसमें समान दर से परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन परिवर्तन की जो गति है या दर है वो समान रहती है। तो संतुलन का मतलब कहा जो जिस स्थिति में परिवर्तन जो हो रहे हैं, विरोधी शक्तियों में जो कार्य कर रही हैं वो समान दिशा में समान दर से परिवर्तन हो रहा है। प्रोफेसर एक्ले के अनुसार एक अर्थव्यवस्था को तब संतुलन में कहा जाएगा जब उसके प्रमुख चर संतुलित हों। जैसे कि हम संतुलन का उपभोक्ता के संदर्भ में देख रहे हैं तो जहां पर मांग और पूर्ति संतुलन में होगी वहां पर उसकी कीमत निर्धारित होगी। जहां पर लागत और आगम संतुलित होगा वहां पर उत्पादक का संतुलन होगा। तो यह कहना अधिक उपयुक्त है कि परिवर्तनकारी शक्तियां संतुलन में है, न कि अनुपस्थित। मतलब परिवर्तन करने वाली जो शक्तियां हैं वो अनुपस्थित नहीं है लेकिन वो संतुलन में है, मतलब समान दर से उनमें परिवर्तन हो रहा है। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र संतुलन गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति का द्योतक है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार संतुलन उस स्थिति को बताता है जहां पर परिवर्तन का प्रयास नहीं होता है, मतलब में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। अब हम लेते हैं संतुलन या साम्य की विशेषताएं कि संतुलन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है कि साम्य स्थिति निष्क्रियता की स्थिति न होकर इसमें सक्रिय शक्तियों के बीच संतुलन की स्थिति अपने आप को बार बार दोहराती है। कि बार बार असंतुलन होता है लेकिन बार बार क्या होता है, इसमें संतुलन स्थापित होता है। संतुलन का मतलब जहां पर परिवर्तन की दर समान हो जाती है। दूसरा, आर्थिक साम्य में गति का पूर्ण अभाव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में साम्य की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है लेकिन परिवर्तन की जो दर है वो स्थिर होती है। आर्थिक साम्य आर्थिक संतुलन का मतलब ये नहीं कि उसमें पूर्णतया कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गति नहीं होगी। गति तो होगी लेकिन परिवर्तन जो होगा वो समान दर से होगा। दोनों शक्तियों में दो विरोधी शक्तियां हैं तो दोनों में समान दर से परिवर्तन होगा, वो संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। साम्य की स्थापना आर्थिक शक्तियों की विपरीत दशाओं में क्रियाशीलता से होती है। मतलब साम्य कब स्थापित होता है, जब दो विरोधी शक्तियां विपरीत दिशा में कार्यशील होती है और जब एक जगह पर जाकर वो मिलती है। साम्य का विचार जो है वो समय तत्व से संबंधित है। जैसे आगे लेंगे कि अल्पकालीन साम्य होता है, दीर्घकालीन साम्य होता है, इस तरह से समय के तत्व से संबंधित है। अब सबसे पहले हम लेते हैं साम्य के प्रकार। साम्य के प्रकार में पहला है आंशिक अथवा विशिष्ट साम्य के संतुलन हमने दो प्रकार के लिए हैं, एक आंशिक या पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और एक जनरल इक्विलिब्रियम होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आंशिक अथवा विशिष्ट साम्य क्या होता है। आंशिक साम्य का विचार परंपरावादी एवं नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विश्लेषण का आधार है। आंशिक साम्य व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है क्योंकि इसका संबंध एक विशिष्ट इकाई से होता है। मतलब आंशिक साम्य में हम केवल एक विशिष्ट इकाई के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर संतुलन कैसे होगा। और प्रोफेसर स्टिगलर ने इसकी जो परिभाषा दी है वो है कि आंशिक साम्य वह है जो कि सीमित आंकड़ों पर आधारित होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण किसी एक वस्तु की कीमत है, जबकि विश्लेषण काल में अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर मान ली जाती है। तो पार्शियल या आंशिक साम्य का मतलब क्या है, जो केवल एक चीज को लेकर चलता है, जो मतलब एक ही इकाई को मानकर चलता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत को जब हम लेते हैं तो उसमें दो विरोधी शक्तियां क्या है, मांग और पूर्ति।
तो मांग और पूर्ति विरोधी दिशाओं में कार्य करके वो संतुलन को स्थापित करती हैं। तो आंशिक साम्य क्या कहता है कि आंशिक साम्य का मतलब है कि जब वो मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन की दर जो है वो समान हो जाएगी, उस समय संतुलन स्थापित हो जाता है। तो संतुलन, तो आंशिक साम्य का मतलब हम केवल एक ही वस्तु की कीमत को ले रहे हैं, इसमें हम अन्य वस्तुओं की कीमत को स्थिर मानकर चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतें जो है वो अध्ययन काल में या इस समय स्थिर रहती हैं। तो ये तो वो आंशिक साम्य कि जब हम किसी एक इकाई में संतुलन की बात करते हैं तो उसको हम आंशिक साम्य या विशिष्ट साम्य या पार्शियल साम्य के अंतर्गत लेते हैं। सामान्य साम्य का जो प्रतिपादन किया था या जो देन है वो है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन बॉर्डर्स की है। उन्होंने सामान्य साम्य या जनरल इक्विलिब्रियम विचारधारा का प्रतिपादन किया। सामान्य साम्य से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें बाजार एवं निर्णय लेने वाली सभी शक्तियां एक साथ संतुलन में होती हैं। विशिष्ट साम्य में केवल एक वस्तु को लिया जाता है जिसकी मांग और पूर्ति के द्वारा उसकी कीमत को हम संतुलित करते हैं और अन्य सबको स्थिर रखते हैं। लेकिन सामान्य साम्य में संपूर्ण बाजार और सारे उपभोक्ता सभी को एक साथ इसमें संतुलन में लाने का प्रयास किया जाता है। अतः सामान्य संतुलन के अंतर्गत एक नहीं वरन अनेक परिवर्तनशील तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। क्योंकि कीमत को निर्धारित करने में केवल मांग और पूर्ति का ही योगदान नहीं होता है, उसके अलावा जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बहुत सारे जो अलग फैक्टर्स हैं जो कि इस संतुलन को प्रभावित करते हैं, उसको हमने स्थिर मान लिया आंशिक साम्य। लेकिन जब हम सामान्य साम्य या जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम उन सभी तत्वों को इसमें शामिल करते हैं और सभी तत्वों को एक साथ लेकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आंशिक साम्य एक इकाई में जब संतुलन की बात की जाती है तो उसे आंशिक साम्य के अंतर्गत लेते हैं, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की बात की जाती है तो उसको सामान्य संतुलन या सामान्य साम्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब आता है आंशिक साम्य का महत्व। आंशिक साम्य का महत्व क्या है और उसकी क्या आलोचना है या उसके लिमिटेशंस क्या है। तो आंशिक साम्य जो है आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का श्रेष्ठ साधन माना जाता है। आंशिक साम्य की सहायता से अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं, कीमत कैसे निर्धारित करें, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, उत्पादक का संतुलन कहाँ पर होगा, इस तरह से लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, कीमत कहाँ पर निर्धारित हो रही है, इन सब समस्याओं का हम अध्ययन जो है वो आंशिक साम्य की सहायता से कर सकते हैं। आंशिक साम्य विश्लेषण द्वारा सामान्य संतुलन की अवधारणा को समझना आसान है। जैसे कि यदि हम एक इकाई में संतुलन को समझ लेते हैं तो उसके आधार पर हम सामान्य संतुलन की अवधारणा को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक इकाई में जो संतुलन है उसको हम बड़े संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसको लागू करने के लिए उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कई प्रकार के बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, एकाधिकार है, अल्पाधिकार है। तो इन सारे बाजारों को हम आंशिक साम्य के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसके साथ ही ये जो विश्लेषण है, आंशिक साम्य जो है वो किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में परिवर्तन क्यों होते हैं इसके कारण को समझने में मदद करता है। आंशिक साम्य जो है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण कि क्यों वस्तुओं में के मूल्य में परिवर्तन होता है या किसी सेवा के मूल्य में परिवर्तन होता है, इसके कारण को समझने में हमको मदद करता है। इसके बाद आता है कि ये तो इसका महत्व हो गया कि इन सब चीज़ों में इसका हमें फायदा मिलता है। अब इसकी क्या सीमाएं या आलोचनाएं हैं। तो आंशिक साम्य की सहायता से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, केवल एक इकाई का इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे हमने पहले लिया कि आंशिक साम्य का मतलब ये है कि इसमें एक विशिष्ट इकाई में संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अन्य तत्वों को हम स्थिर मान लेते हैं। क्या कहते हैं कि एक वस्तु की कीमत का संतुलन, एक वस्तु की जो कीमत है वो हम कैसे निर्धारित करें जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें जो है स्थिर है। तो इसमें केवल एक इकाई का अध्ययन करते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम स्थिर मानकर चलते हैं। आंशिक साम्य अन्य व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है जिसके कारण इसको व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। मान्यताएं क्या है, जैसे मैंने कहा कि जब हम मांग का नियम लेते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर
इसी तरह जब हम किसी भी एक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसमें अन्य चीजों को स्थिर रखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये सारी जो इसकी मान्यताएं हैं, जो लेकर चलता है, वो सभी मान्यताएं जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से लागू नहीं हो सकती हैं, इसलिए आंशिक साम्य को लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी कमी है। अब हम लेते हैं सामान्य साम्य। सामान्य साम्य जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसकी परिभाषा में कि सामान्य साम्य जो होता है वो होता है इसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित किया जा सके। तो सामान्य साम्य किसी अर्थव्यवस्था के आकार को समझने में मदद करता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता व उत्पादक की अधिकतम लाभ की स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। तब सामान्य साम्य, आंशिक साम्य केवल एक इकाई में संतुलन को समझाता है। आंशिक साम्य की सहायता से हम सामान्य, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के आकार को समझने में मदद मिलती है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि उपभोक्ता को अधिकतम लाभ कहाँ पर मिलेगा, उत्पादक को अधिकतम लाभ कहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा, ये बाजार की जटिल समस्याओं को समझने में मदद करता है। आंशिक साम्य की सहायता से हम बाजार की जटिल समस्याओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि आंशिक साम्य अन्य बातों को समान स्थिर मानकर चलता है, लेकिन सामान्य साम्य की सहायता से, क्योंकि इसमें सभी तत्वों को हम लेकर चलते हैं, उसकी सहायता से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन का अध्ययन करते हैं, तो बाजार की जो जटिल समस्या है उनको समझने में भी मदद करता है। सामान्य साम्य आयात निर्यात विश्लेषण की अवधारणा को भी समझने में मदद करता है। क्या कि आयात और निर्यात किस प्रकार से करते हैं। सामान्य साम्य कीमत प्रक्रिया को समझने में भी मदद करता है कि किस तरह से कीमत को निर्धारित किया जाए। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करता है और इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार माना जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इसके आधार पर बनाया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ सामान्य साम्य का महत्व। तो इसमें से मुख्यतः 3-4 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो है कि एक तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक को अधिकतम लाभ कहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा, आंशिक साम्य में जिन चीजों को, जिन मान्यताओं को, जो व्यवहारिक जो उसकी मान्यताएं थी, उसको इन सामान्य साम्य की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें सामान्य कीमत प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है और पूरी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को इसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। अब हम लेते हैं सामान्य साम्य की प्रमुख आलोचनाएं या सीमाएं। सामान्य साम्य जो है ये विचार पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। सामान्य साम्य में भी अर्थशास्त्री क्या करते हैं, बहुत सारी मान्यताओं को लेकर चलते हैं जिसके लागू होने पर अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। तो ये जो सामान्य साम्य जो है ये मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब जितने भी काम करने के योग्य व्यक्ति हैं और काम करना चाहते हैं उन सभी को निश्चित मजदूरी की दर पर काम मिला हुआ है। जबकि वर्तमान में किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे विकासशील हो, विकसित हो, अल्प विकसित हो, कहीं पर भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। इसके साथ ही एक मान्यता ये क्या लेकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब कि सभी उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को पूरे बाजार की जानकारी है कि कहाँ पर किस वस्तु की कितनी कीमत है, इसकी हर उपभोक्ता को जानकारी है, हर उत्पादक को जानकारी है। उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करने जाने के लिए तैयार है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म, रीति रिवाज, इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें व्यक्ति को एक हर जगह काम करने जाने के लिए नहीं, उसको नहीं जा पाता है बोलता है। तो इस तरह से कहीं पर भी ना तो पूर्ण प्रतियोगिता है और ना ही पूर्ण रोजगार, जबकि सामान्य साम्य जो है पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। सामान्य साम्य अन्य बातों को स्थिर मानकर चलता है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि सामान्य साम्य में भी हम ये मानकर चलते हैं कि अन्य बातें यदि स्थिर रहेंगी तो ये संतुलन होगा और यदि नहीं रहेंगी तो ये लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री आलोचक कहते हैं कि वास्तविक जीवन में अन्य बातें कभी भी स्थिर नहीं रहती और सामान्य साम्य विश्लेषण जटिल गणितीय समीकरणों पर आधारित होने के कारण सामान्य व्यक्ति को समझना कठिन हो जाता है। तो सामान्य साम्य जो है इसमें गणित की समीकरणों का ज्यादा प्रयोग हो जाए जो बहुत जटिल होती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसको समझना
कठिन हो जाता है। सो इस तरह से ये सामान्य साम्य की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संतुलन क्या होता है। संतुलन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जब दो विरोधी शक्तियां जो है उनमें समान दर से परिवर्तन होता है। मतलब संतुलन का मतलब ये नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाती है, परंतु संतुलन का मतलब है कि जब दो विरोधी शक्तियां की में परिवर्तन की दर जो है वो समान रहती है तो उसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। फिर हमने लिया संतुलन का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, संतुलन कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने दो प्रकार का लिया, एक आंशिक साम्य और एक सामान्य साम्य। आंशिक साम्य की फिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आंशिक साम्य का मतलब हमने लिया कि आंशिक साम्य किसी एक इकाई में संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है। फिर उसके साथ इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी आलोचनाएं क्या है। उसके बाद हमने लिया सामान्य साम्य। सामान्य साम्य का मतलब होता है कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। पूरी अर्थव्यवस्था में जब हम सभी तत्वों को शामिल करके अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सामान्य साम्य। और सामान्य संतुलन जो है उसमें फिर हमने देखा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या महत्व है और उसकी क्या सीमाएं हैं। तो हमने यही देखा कि आंशिक साम्य भी कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है या अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। इसी तरह सामान्य संतुलन में भी अव्यवहारिक मान्यताएं शामिल होने के कारण ये जो सिद्धांत है या संतुलन जो है इसको लागू करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसी मान्यताओं को लिया गया है जो अर्थव्यवस्था में लागू पाई नहीं जाती। कहीं पर भी वो जो विशेषताएं या मान्यताएं हैं वो लागू नहीं होती। थैंक यू।